नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। इससे ज़्यादा पूछा जाता है मुझसे कि सर पढ़ाई कैसे करें और पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। उससे अगला टॉपिक पूछा जाता है कि सर जो पढ़ लिया जाता है उसे याद कैसे रखें और नोट्स कैसे बनाएं। तो आज के इस लेक्चर में या आज के डिस्कशन में, मॉर्निंग डिस्कशन में, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं और याददाश्त कैसे बढ़ाएं। यानी जो आप याद कर लेते हो उसे याद कैसे रखें, जो पढ़ लेते हो उसे याद कैसे रखें। आप सबसे ज़्यादा यही कमेंट करते हो कि सर मैं पढ़ तो लेता हूँ, समझ में भी आ जाता है, पर याद नहीं रहता, तो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट। तो इसका मैं आज पूरे इस वाले डिस्कशन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मेन इम्पोर्टेंट पढ़ाई कैसे करें, इससे पहले जो मैं हमेशा ही कहता हूँ साइंटिफिक वे में बताने की कोशिश करता हूँ हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को। तो आज भी मैं आपको साइंटिफिक वे में ही बताऊंगा। तो कैसे करने से पढ़ाई कैसे, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले पढ़ाई क्यों करें इसका मतलब समझते हैं। उसके बाद में अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक ज्ञान है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर समझ में आ जाएगा तो आपको जो झूठे मोटिवेशन देख के आपको मोटिवेशन मिलता है ना, दो मिनट का या मतलब 10 मिनट का या 1 मिनट, 1 दिन का या 2 दिन का जो मोटिवेशन चलता है कि हाँ मैं करने वाला हूँ, आपके पास में लॉन्ग रन का मोटिवेशन नहीं रहता। कभी भी किसी दूसरे ने आपको मोटिवेट कर दिया, झूठा मोटिवेशन जैसे बोलते हैं कि आपको ये करना है, जरूरी करना है, माता पिता ने कुछ बोल दिया, तो आप 10-5 दिन तो एंथुजियाज्म में एनर्जी रखते हो कि हाँ करना है। उसके बाद में आप डाउन होते जाते हो और आपकी एनर्जी खत्म होती जाती है, जो आपका मोटिवेशन होता है वो खत्म होता जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या मोटिवेशन रखना है, तो उसके बाद में आप लॉन्ग रन का प्लान बनाओगे और लॉन्ग रन के हिसाब से अपनी लाइफ को ढालने की कोशिश करोगे। तो जिंदगी का अंतिम उद्देश्य समझने की कोशिश करते हैं। अब पढ़ाई क्यों करें और ये समझ जाएंगे, तो उसके बाद ये सवाल आता है कि पढ़ाई क्या करें, वो समझने की कोशिश करते हैं। दो शब्द आते हैं, ड्रीम एंड रियलिटी। एक वास्तविकता होती है और एक अपना सपना होता है। तो उनके बीच में जो गैप होता है उसे कैसे भरना है ये समझते हैं। उसके बाद हम चलते हैं ध्यान भटकाने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे। लोग क्या कहेंगे, पारिवारिक समस्या, प्यार या दुनियादारी, इस तरीके के ध्यान भटकाने वाले कारक होते हैं। तो अब ये सारी चीजें, पढ़ाई क्या करें, उसके बाद में फाइनल टॉपिक आता है कि पढ़ाई कैसे करें। उसके बाद में याददाश्त बढ़ाने वाले कारक और 2 पॉइंट में सेल्फ कंट्रोल और बिल्डिंग दी बर्ड, इस तरीके से नाम से 2 पॉइंट है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पढ़ाई क्यों करें। देखो, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पढ़ाई क्यों करें, उससे भी पहले ये समझो कि जिंदगी का अंतिम उद्देश्य क्या होता है। गीता में लिखा हुआ है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, ठीक है। तो जिंदगी का अंतिम उद्देश्य जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने ढूंढा था या आज के समय पे भी लोग खोजते रहते हैं, वो निकल के आता है। अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज दी पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपको शांति मिलनी चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए और समृद्धि मिलनी चाहिए। पीस मिलनी चाहिए, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए और समृद्धि मिलनी चाहिए। तो इन तीनों चीजों को ही मोक्ष बोला जाता है। इन तीनों चीजों को कंबाइंड रूप से मोक्ष बोला जाता है, जो अपने पुराने भारतीय संस्कृति में यूज किया जाता था, मोक्ष। तो पीस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी यही लाइफ का अंतिम उद्देश्य होता है। पढ़ाई करना, बुक्स रटना या नौकरी लगना अंतिम उद्देश्य नहीं होता है लाइफ का। लाइफ का अंतिम उद्देश्य होता है पीस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। अब ये तीनों चीज कैसे प्राप्त की जाएंगी, शांति कैसे मिले, हैप्पीनेस कैसे मिले और समृद्धि कैसे मिले। तो देखो, सबसे पहले आपको चाहिए होता है शांति, उसके बाद आपको चाहिए होता है हैप्पीनेस, उसके बाद मिलती है ऑटोमेटिक समृद्धि, ठीक है। तो अब ये पढ़ाई क्यों करें, ये सवाल आता है। अल्टीमेट गोल समझ में आया कि लाइफ का अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस, कैसे भी करके खुश रहना है। पढ़ाई क्यों करें, देखो पढ़ाई का मतलब होता है कि जो दुनिया में पुराने चीज समय में सबक जो लोगों के मिले हैं, उन सबकों को उन्होंने किताब में लिख दिया है, बुक्स में लिख दिया है, और उन सबक से आपको आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है। ये होता है पढ़ाई का मतलब। तो पढ़ाई का मतलब जो हमारे सिस्टम में जो गड़बड़ कर दिया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा, वो बहुत गलत हो गया था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन कर दिया गया। हिस्ट्री का मतलब आप डेट्स याद कर लो, राजा महाराजाओं के नाम याद कर लो, इस तरीके से हिस्ट्री का मतलब हो गया। लेकिन ओरिजिनली पढ़ाई का मतलब ये होता है जो पुराने लोगों के द्वारा सबक सीखे गए हैं, उन सबक को आप यूज करो और आगे फ्यूचर को पीस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी में लाने के लिए उन सबक को या उनके लर्निंग से उनको यूज करो। किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, जैसे अब्दुल कलाम की आप जीवनी पढ़ते हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो रटनी है। उसका मतलब ये है कि उन्होंने जो लाइफ में लर्निंग की है, उन लर्निंग को आप एक्सेप्ट करो, उनमें क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिवनेस है, और उन लर्निंग को आप अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करो। ये होता है पढ़ाई, ठीक है। तो ये पढ़ाई क्यों करें, इसका मतलब तो आपको समझ में आना चाहिए कि पीस, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी पानी है आपको। तो आज के समय पे पढ़ाई यानी लर्निंग, कुछ नया सीखना ही आपके लिए तीनों चीजें दे सकता है। आपने संस्कृत में सुना होगा शायद, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही होती है जो आपको लिबरेट करे, यानी उदार बनाए, जो आपको इस दुनिया की जो झंझट होते हैं, टेंशन होते हैं, उन्हें मुक्त करे। तो राइट एजुकेशन मिलना जरूरी होता है।
चलो ये तो अब पढ़ाई क्यों करें इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि पढ़ाई क्यों करें। अब मेन बात आती है कि पढ़ाई क्या करें। गुरु जी ये बात तो समझ में आ गई, चलो पढ़ाई क्यों करें कि पीस हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो पुराने समय में जो सबक मिले हैं उनको लर्निंग्स को आप यूज करें और फ्यूचर को उस हिसाब से डालने की कोशिश करें कि आपको हैप्पीनेस मिल जाए। अब पढ़ाई क्या करें, पढ़ाई वो करें जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। सीधा सीधा मेरा तो यही आंसर होता है, जिसमें आपको खुशी मिले वही पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई का मतलब ये नहीं बुक्स बुक्स पढ़ना, पढ़ाई का मतलब ये होता है आप जो भी कर्म भी कर रहे हो ना, कोई भी कार्य कर रहे हो, वो भी पढ़ाई होती है, उसमें भी लर्निंग्स मिलते हैं। लाइफ जीवन भी एक पूरी पढ़ाई होती है, जीवन एक किताब की तरह होता है, उसमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं आपको। तो लाइफ में लर्निंग्स के लिए आपको पढ़ाई करनी है, बुक्स से ही पढ़ाई नहीं होती। आप जीवन में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस देखते हो जिनसे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, वो भी पढ़ाई का ही हिस्सा होता है। ओके, तो पढ़ाई क्या करें इसका मतलब ये जो आपको खुशी मिले। पढ़ाई का मतलब ये कि आप देखो, आपको किसी लगता है कि मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा कर सकता हूँ आगे आने वाले समय में, तो आप अपनी पढ़ाई क्रिकेट में लगा दो, क्रिकेट की पढ़ाई करो आप, तो वो आपका जीवन हो सकता है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, क्रिकेट ही मेरा जीवन है और मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आपके चांस हैं कि मैं टॉप 11 में जा सकता हूँ इंडिया के, तो देन यू शुड गो फॉर क्रिकेट। आपको लगता है कि मैं फुटबॉल में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आप आरएस की साइड में और इन साइड में मत आइए। मतलब देखो, रियलिटी बेस्ड चीज अलग होती है, मेन चीज होती है हैप्पीनेस प्राप्त करना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है किताबों से पढ़ना, पढ़ाई का मतलब ये है लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं वो आप यूज करो, जहां से भी मिलते हैं वहां से यूज करो। ठीक है। अब सर ये सारी बातें तो हो गई, आपके लिए बता दिया, हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमें आरएस बनना है। और आरएस बनने का डिसाइड भी आपके सोचने का और मेरे सोचने का थोड़ा सा अंतर मैं बता देता हूँ। आपने डिसाइड किया होगा, हो सकता है मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपने डिसाइड किया होगा कि आरएस बनने के बाद में अच्छी गाड़ी मिल जाती है, अच्छे बंगला मिल जाता है, दहेज में अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो ऐसा करते हैं आरएस बन जाते हैं। ये बहुत गलत सोच है। ये हो सकता है आपने किसी दूसरे व्यक्ति को देख के आरएस के लिए मोटिवेशन हो गया होगा, हो सकता है किसी माता पिता का दबाव हो कि भाई ने बोला था इसलिए आरएस बन जाओ। देखो, इस तरीके से अगर आप आरएस बनोगे किसी दूसरे को देखकर, किसी माता पिता के कहने पर या भाई के कहने पर अगर आप आरएस बनोगे, आईएएस बनोगे, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एक भ्रष्ट आईएएस बनोगे, निश्चित सी बात है। जब तक आपका खुद का अंदर से आरएस बनने का मोटिवेशन नहीं है कि मुझे आरएस बनना चाहिए, आरएस का मतलब क्या होता है, आरएस क्या क्या कार्य कर सकता है, और मैं अगर समाज में चेंज लाना चाहता हूं तो आरएस बनकर कैसे कैसे चेंज कर सकता हूं, तो ये आपका पर्सनल मोटिवेशन होना चाहिए। किसी दूसरे के कहने पे आप मोटिवेट होके आए हो, किसी दूसरे ने आपको प्रोत्साहित किया है आरएस के लिए, तो आई विल से टू यू कि आप आरएस मत बने, क्योंकि ऐसा आरएस बनने से कोई फायदा नहीं है जो हमारे समाज को या देश के लिए एक नया भ्रष्ट आरएस देगा। देखो, पुराने समय से चल तो यही आ रहा है, पिछले 60-70 सालों से यही चलता आ रहा है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि ये बहुत ईमानदार है, धीरे धीरे जैसे ही वो सिस्टम में जाता है, क्योंकि उसे ओरिजिनली नहीं पता कि लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है, उसे ओरिजिनली नहीं पता आरएस बनने का मेरा कोई पर्सनल क्या था इसमें, वो बस दूसरों को देख देख के उस साइड में चला जाता है और सिस्टम में घुसने के बाद में वो भ्रष्टाचार करने लग जाता है। और ये सही बात भी है, 80-90% से ज्यादा लोग भ्रष्ट रहते हैं पूरे सरकारी सिस्टम में, 80-90% लोग भ्रष्ट हैं, 10-15% लोग बच जाते हैं, वो बात अलग है। तो अब मेरे हिसाब से आपको एक सजेशन यही रहेगा कि आप जब भी आरएस बनने का सोचें, पहले ये सोच लें कि मैं आरएस क्यों बनना चाहता हूँ। मैं आरएस इसलिए बनना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि अगर समाज में चेंज करना है तो दो तरीके हैं, या तो ये जैसे समाज है, समाज के बाहर रह के समाज में चेंज करो, लेकिन अगर बाहर रह के आप आउटसाइडर के रूप में समाज को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो उस समय क्या है, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज उसको एक्सेप्ट करता है जो सिस्टम बना हुआ है। तो मैंने डिसाइड किया है कि समाज के सिस्टम के अंदर जाओ और फिर समाज में जाके सोसाइटी में चेंज करो। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, देश अपने देख लो, अपना जो देश है कुल मिला के 195 देशों में उनकी पैसों के मामले में देखी जाए, अमीरी के मामले में देखी जाए तो 130-135वें नंबर पे आता है, तो बहुत गरीब देश है हमारा। और जबकि आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, किसी समय भारत पूरा विश्व में अमीर था, विश्व गुरु था पूरे भारत, पूरे विश्व में, और आज के समय पे कंडीशन है। उसका कारण क्या हुआ, अंग्रेजों की जो नीतियां थी और जो भ्रष्ट तंत्र था वो पूर्ण रूप से समाज को चेंज नहीं कर पाया जो उसे कर देना चाहिए था अब तक। ठीक है, तो आरएस बनने का पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि आरएस बनना है, लेकिन उसका मोटिवेशन पर्सनल होना चाहिए, इनर पर्सनल मोटिवेशन होना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले, किसी दूसरे के कहने पे मोटिवेशन ना लेना आरएस बनने का। उसके अलावा आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये सपना है, आरएस बनना है मुझे, और रियलिटी ये है कि आपके पास में अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं अभी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है बस, उसके अलावा आप कोई छोटा मोटा जॉब भी कर रहे होंगे, लेकिन आरएस यहाँ पे है, आईएएस यहाँ पे है, और आप वास्तविकता में यहाँ पे है, बीच में ये गैप हो जाता है, बहुत बड़ा गैप है। इससे भरने का तरीका है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। अब मैं तो नॉर्मली हार्ड वर्क का ही आपको सजेशन देता हूँ, स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है, जैसे कि प्रीलिम्स के लिए भी 60 दिन बचे हैं,
तो अब हार्ड वर्क करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दो। अभी सिर्फ एग्जाम पास करना इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स का, मेंस का बाद में देखा जाएगा कि उसमें क्या क्या आएगा, लेकिन प्रीलिम्स का 60 दिन में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पास करना है आपको। तो उसके लिए स्मार्ट वर्क यानी जो पुराने ईयर्स में से एनालिसिस करो, डाटा एनालिसिस करो, उनका ग्राफ बनाओ, फिर चेक करो कि कौन सी सब्जेक्ट में से सवाल सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट पर ज्यादा कमांड करो, कौन सा टॉपिक कम पढ़ने पर ज्यादा सवाल दे रहा है, ये होता है स्मार्ट वर्क। क्या होता है इस गैप को जो है, ये सपना है आपका, कुछ भी बनना है आपको, आरएएस बनना है, क्रिकेटर बनना है, या आपको आईएएस बनना है, या आपको कोई भी पोस्ट लेनी है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आरएएस बनना हो, एंटरप्रेन्योर बन जाइए आप, कोई उद्यमी बन जाइए, जो आप बोल सकते हो एंटरप्रेन्योर जिसे बोला जाता है, कि कोई बिजनेस शुरू कर लीजिए। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप इस लाइन में आने की बजाय आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए। लेकिन जो रियलिटी होती है ये वाली, और ये वास्तविकता और ये सपना होता है, इनके बीच में जो गैप है वो भरने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। Arise, awake and don't stop till the goal is reached। जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। तो ये आपको गैप भरना है तो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। बाकी दुनियादारी की सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, मोह माया को खत्म करना पड़ेगा, एंड एक साधु की तरह आपको कंटिन्यूसली साल भर 2 साल भर लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे देख लीजिए, मैं पिछले 3-4 साल से नॉर्मली किसी से कनेक्ट नहीं रहता, ज्यादा दोस्त भी नहीं बनाता हूँ। व्हाट्सएप वगैरह अभी शुरू किया है, एंड्रॉइड वगैरह पहले रखता नहीं था। हाँ, टेक्नोलॉजी से मैं कनेक्टेड रहता हूँ, हमेशा ही कनेक्टेड रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बाबा जी बन जाओ या साधु संत बन जाओ, कनेक्टेड रहो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली तो उसी समाज के अंदर आना है धीरे धीरे। अभी तो चलो आपको वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप अपने आप को एक सेपरेट स्थान पे ले जा सकते हो या सेपरेट पोजीशन पे ले जा सकते हो, साधु संत बनने की कोशिश कर सकते हो, कि किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उसी समाज में आना है आपको धीरे धीरे। आप जब पोस्ट ग्रहण कर लोगे उसके बाद में उस समाज में काम करना है, तो समाज को तो छोड़ना नहीं है आपको, समाज की अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब चीज आपको सीखती रहनी है। तो आप टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहिए, लेकिन इतना भी कनेक्ट ना हो जाइए कि मोबाइल यूज करने लग गए तो लगातार 5-5, 6-6 घंटे के लिए यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप चलाने लग गए, किसी से बात करने लगे तो लगातार चल रही हैं आपकी बातें। तो जितना हो सके मिनिमम यूज कर दीजिए इन सारी चीजों का। यूज जरूर करें, टेक्नोलॉजी का यूज जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके आगे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगी। आज के समय पे बिना इंटरनेट के आप फ्यूचर सोच भी नहीं सकते। अब आप डिसाइड कर लो तो मुझे ये बनना है, और पढ़ाई का मतलब समझ लिया, जिंदगी का मतलब समझ लिया, आपने सपना डिसाइड कर लिया, सपना कोई भी डिसाइड करो आप, ठीक है। उसमें फेक मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा कह रहा है कि बनो बनो बनो, उस तरीके का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं ये बनना चाह रहा हूँ तो क्यों बनना चाह रहा हूँ, ये आपको खुद को समझ में आना चाहिए। दूसरे के कहने पे आप मोटिवेट होकर अगर पढ़ाई कर रहे हो तो गलत है, वो ऐसा नहीं होता, आपको उसमें खुशी नहीं मिलने वाली, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप बन भी जाओगे ना तो आप उसमें खुशी नहीं ढूंढ पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप आरएस बनने के बाद में हमेशा खुश रहने वाले हो, आरएस बनना तो एक खुशी की शुरुआत थोड़ी होती है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान भटकाने वाले कारकों के बारे में बात करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे पहला इश्यू होता है, इसको आपको अपने लेवल पे हैंडल करना होगा। कि आज तक पूरी दुनिया में कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसके अगर 100 लाइक 100 और उनमें एक भी डिसलाइक नहीं हो। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, कोई ना कोई आपको नेगेटिव पॉइंट देके ही जाएगा, नेगेटिव कमेंट देके ही जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे, अगर इस बात से आपको फर्क पड़ रहा है तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल छोड़ दीजिए, तैयारी करना छोड़ दीजिए, फिर तो आप उसी समाज में चल जाइए, ठीक है। लोगों का काम क्या होता है एक्चुअली में, लोग क्या करते हैं, लोग खुद तो कुछ कर नहीं पाते, तो कंपटीशन जो होता है पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव तो वो कर नहीं सकते, तुम आरएस की तैयारी कर रहे हो तो वो आरएस की तैयारी करने लायक है नहीं। अब वो क्या करेंगे, आपकी टांग खींचने का काम करेंगे कि यार ये आरएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, इसकी टांग खिंचाई करो कि तुझसे नहीं होगा, या बन रहा है आरएस वाला, और ये बहुत सारी चीजें। कहाँ का बेफालतू के सपने सोचता है, पागल है, क्रिकेट में जाएगा, इतना बड़ा करेगा। इतना याद रखना, जो भी दुनिया में बड़े लोग हैं, जो भी दुनिया में बड़े बड़ा नाम कमाने वाले लोग हैं, उन्हें दुनिया ने हमेशा पागल कहा है, शुरुआत में पागल कहा है। पागल इसलिए कहते हैं कि दुनिया को जो चीज समझ में नहीं आती है ना, जो अपने समाज में या जो भी उन्हें समझ में नहीं आती है, उन्हें एक पागल का रूप दे दिया जाता है। तो मेन चीज ये है कि आपकी टांग खिंचाई तो होगी ही, आज भी होगी, कल भी होगी और होती रहेगी हमेशा। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया हो। भगवान श्री राम को ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, उनके जितने समर्थक थे उसके साथ साथ में 10% 20% उनके एक तरीके से टांग खिंचाई वाले या नेगेटिव कमेंट करने वाले थे। मैं कितनी भी अच्छी कमेंट मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना दूं, फिर भी डिसलाइक करने वाले आ जाएंगे, फिर भी नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग आ जाएंगे। ये हमेशा ही चलता है। मैंने आज तक यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें 1000 लाइक हो और एक भी डिसलाइक नहीं हो। सामने वाला कितना भी मेहनत करके कितनी भी अच्छी वीडियो बना दे, आपको वहाँ नेगेटिव कमेंट इसलिए आते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं उन चीजों को। अब वो समझ नहीं पाते हैं तो वो पागल घोषित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि मेरे साथ में भी होता है।
कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत नए नए आइडिया लेके आता है, और जो वो आइडिया उन्होंने देखे नहीं है, अगर वो आइडिया उन्होंने देखे नहीं है तो फिर उनको लगता है यार ये शायद पागल तो नहीं है, कहीं कोई नई चीज लेके आता है, ऐसा क्यों करता रहता है, जो मेरे मन में आता है वो मैं कर देता हूँ। तो लोग मुझे पीछे से, सामने से तो इतना हिम्मत नहीं होती क्योंकि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, पर पीछे से नेगेटिव पॉइंट में हाँ कि हाँ घोषित करने की कोशिश की जाती है कि ये पागल आदमी है। तो उससे अगर आपको फर्क पड़ रहा है तो आप इस साइड में मत आइए, फिर आप उन्हीं लोगों में शामिल हो जाइए। ठीक है, ये याद रखना, अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको शुरुआत में पागल कहा जाएगा। अगर आपको पागल नहीं कहा जा रहा है तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। ओके, तो ध्यान भटकाने वाले कारकों में पहला इंपॉर्टेंट होगा लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इस बात को भूल जाइए, लोग कुछ भी कहें, आपने जो अपना एम डिसाइड किया है उस पर लग जाइए, जी जान से जुट जाइए। उसके अलावा पारिवारिक समस्याएं होती हैं। पारिवारिक समस्याएं देखो सबकी चलती रहती हैं, पारिवारिक समस्याएं सबकी, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ में पारिवारिक समस्या ना हो, किसी और के साथ में पारिवारिक समस्या ना हो। टॉपर्स होते हैं उनके साथ में भी पारिवारिक समस्या होती है। तो ये तो जिंदगी है, लाइफ है, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। उन प्रॉब्लम से संघर्ष करना ही तो लाइफ का मतलब होता है। लाइफ का मतलब ये होता है कि आपको उन प्रॉब्लम से संघर्ष करना है और लाइफ को कुछ बेटर करना है आगे आने वाले समय पे। तो पारिवारिक समस्याओं को आप मैनेज कीजिए, टाइम निकालिए और मेहनत करके आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो पारिवारिक समस्याएं, सबसे जो खराब समस्या है वो प्यार वाली, कि सर वो ऐसा मतलब लड़की की टेंशन या लड़के की टेंशन। मुझे सबसे मूर्खता वाली बात लगती है कि सोना मोना, बाबू खाना खा लिया, पढ़ाई नहीं करने देती, और ये पढ़ाई नहीं करने देता। तो इस तरीके की बातें तो मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप उस पोजीशन में हो कि आप 20 की एज में हो नहीं, एबव 20 हो, 23, 24, उससे भी ज्यादा हो, तो इस एज में आपको शायद ये प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। ऐसी ये जो एज होती है आपकी, जब आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, तो उस समय मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बता रहा हूँ कि ये जो होता है ना इमोशनली कनेक्ट होने वाली बात, इसको थोड़ा सा कम कर दें। इमोशनली कनेक्ट ज्यादा ना हो लोगों के साथ में। अगर इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आती है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। तो इन सब चीजों से दूर रहें। दुनियादारी वाली बात तो आपको समझा ही चुका हूँ, फिर भी मैं मेन बात ये कह रहा हूँ, पहले आप एक ड्रीम डिसाइड करो। ड्रीम और आपकी एक रियलिटी, उनके बीच में जो गैप है उसे भरने के लिए आपको हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने के साथ साथ में ये याद रखना कि दुनिया क्या कह रही है, दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इन बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब तक दुनिया आपको पागल नहीं कर रही है तब तक आप मतलब एक हायर लेवल का ड्रीम आपने नहीं रखा है। दुनिया उन लोगों को पागल नहीं कहती जो नॉर्मल काम करते हैं। अगर अलग काम करना चाहता है कोई, एक बड़े लेवल का काम करना चाहता है, कोई नई सोच रखना चाहता है, तो उनको पागल ही कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में दहेज प्रथा एक कुरीति के रूप में, इस पर कभी और डिस्कशन किया जा सकता है, दहेज प्रथा अच्छा है या बुरा है। लेकिन जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं किसी से कह दूं कि शायद मैं दहेज नहीं लूंगा अपनी शादी में, तो सामने वाला मुझे पागल घोषित करेगा कि यार इतना अच्छा मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप आराम से 30 लाख 35 लाख 40 लाख आराम से दहेज में ले सकते हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को क्यों गंवा रहे हो। तो ये समाज में जो कुरीतियां हैं उनके दिमाग में तो वही फिक्स बैठी हैं। आपको कुछ चेंज करना है तो शुरुआत में अगर चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको पागल कहा जाएगा। नॉर्मली जैसे कि आपको रास्ते में किसी का पर्स मिल गया और उसमें पैसे पड़े हैं 20,000 30,000 रुपए, आप ईमानदारी पर रहना चाहते हो, पर्स को उस व्यक्ति को ढूंढ के वापस कर देते हो, और अगर किसी तीसरे व्यक्ति को या आपके घर वालों को पता चल जाता है कि इसने 20,000 रुपए का पर्स वापस कर दिया है, तो घर वाले आपसे यही कहेंगे पागल है कि यार 20,000 रुपए रख लेता, क्या फर्क पड़ रहा है दुनियादारी। लेकिन आप चेंज करने की कोशिश करो, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, ये सब बात हो गई। अब मेन पॉइंट आता है जो इस लेक्चर का उद्देश्य था कि पढ़ाई कैसे करें। देखो, पढ़ाई के लिए आपने सपना डिसाइड कर लिया, वास्तविकता देख ली, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में आपको डेली रूटीन बनाना चाहिए। डेली रूटीन इसलिए क्योंकि आपकी जो आधी लड़ाई होती है वो आपके डेली रूटीन से कंप्लीट हो जाती है। आप कल का रूटीन बना लीजिए कि मुझे 5 बजे जगना है और 5 से शाम को 10 बजे तक सोऊंगा, उसमें इतने घंटे 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ाई करनी है। फिक्स शेड्यूल बना लीजिए, एक स्लॉट बना लीजिए कि 5 से 6 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद में इतने टाइम में खाना खाना है, इसके बाद में इतना टहलना है, उसके बाद में ये काम करना है। फिक्स एक रूटीन बना लीजिए, पूरे सुबह से लेकर शाम तक का कंटिन्यूसली पूरा एक रूटीन बना लीजिए। अब उससे क्या होता है कि आधी लड़ाई आप ऐसे ही जीत जाते हो। जब आप शाम को सोने जाओगे तो आपके दिमाग में कल का वो रूटीन फिक्स होना चाहिए, कल का वो रूटीन फिक्स होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड होता है, माइंड के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है आगे वाला जिसे अग्र मस्तिष्क बोला जाता है, एक पश्च मस्तिष्क होता है, एक मेडुला होता है जो कि नीचे की साइड में नर्वस सिस्टम यानी अपनी रीढ़ की हड्डी से कनेक्ट होता है। तो माइंड का जो जागृत हिस्सा होता है उसमें तो आपने वो सारी चीजें सोच ली, माइंड कभी और बाद में पढ़ाऊंगा बायोलॉजी वाले लेक्चर में।
तो माइंड के जो जागृत हिस्सा है उसमें आपने ये सारी चीजें सोच ली और वो धीरे धीरे आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। पश्च मस्तिष्क जिसे बोलते रहते हैं, वो पश्च मस्तिष्क जो होता है वो आपके सोने के समय एक्टिव रहता है। जब आप सो जाते हो रात में तो उसमें जो बैक माइंड होता है, पश्च मस्तिष्क होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी क्रिया होती हैं जो आप अग्र मस्तिष्क में नहीं कर पाए हो तो वो बैक मस्तिष्क में चल जाते हैं, उनके कारण सपने वगैरह आते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज छोड़ते हैं। मेन बात ये बोल रहा था कि आपने रूटीन बना के और शाम को सो जाते हो और आपने फुल डिसाइड किया हुआ है मुझे 5 बजे जगना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 90% चांस ये है कि आप बिना अलार्म के सुबह 5 बजे से 10 मिनट पहले ही जाग जाओगे। ये लड़ाई का एक तरीके से आपको जीतने का एक पहला हथियार होता है कि पहले आप रूटीन बना लो। ठीक है, एक हथियार ये हो गया, रूटीन बना लो। दूसरा हथियार, आप लड़ाई में जाने से पहले आपका जो तलवार की धार होती है उसे मजबूत कर लो, यानी पहले ही शार्पन कर लो कि पूरा एक पिछले ईयर्स में जैसे कि आरएस प्री आपको क्लियर करना है तो पहले ये देख लो आरएस प्री में पिछले ईयर्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक ज्यादा आए, उन्हीं टॉपिक्स और उन्हीं सब्जेक्ट पे आप बहुत ज्यादा मेहनत करो और उनकी धार को मजबूत कर लो। ये दूसरा हथियार होता है। तो पढ़ाई कैसे करें, इसका पहला काम ये है आपको रूटीन बनाना है। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना अलग रूटीन होता है, किसी दूसरे के कहने से रूटीन नहीं बनाना चाहिए। फिर भी मैं आपको मोर इंपोर्टेंट चीजें उसमें बता दूंगा कि आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। टाइम अपने हिसाब से शेड्यूल करना कि मुझे इतने घंटे से इतने घंटे तक ये पढ़ना है। उसके अलावा में बहुत सारी हेल्थ एक्टिविटीज होती है वो आपको करना जरूरी होता है। आप भगवान को मानते हो तो भगवान की पूजा भी कर सकते हो, उनके लिए टाइम भी दे सकते हो। मैं भगवान में इतना ज्यादा विश्वास तो नहीं रखता, लेकिन मैं भजन सुनता हूँ सुबह 15-20 मिनट के लिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है, तो उससे माइंड फ्रेश रहता है। और एक चीज याद रखना कि पढ़ाई उस समय ज्यादा अच्छी होती है जिस समय आपका माइंड फ्रेश हो। एक सबसे अच्छी कंडीशन होती है आप जब भी जागते हो, जागने के बाद जब पढ़ते हो ना, उस समय माइंड का कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है, माइंड की एकाग्रचित्ता जो होती है बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो उस समय अगर आप पढ़ोगे तो आपको जो भी पढ़ा हुआ है उसके याद रहने के चांस ज्यादा रहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये कि जब भी आप पढ़ो अपने हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठो। जैसे कि मेरा कोई लेक्चर देख रहे हो, इसमें मैं जैसे 1 घंटे बोल रहा हूँ, उस 1 घंटे में से करीब करीब 2 पन्ने या 3 पन्ने ही ऐसे निकल के आएंगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। सिर्फ उन पॉइंट्स को आप लिखते जाओ कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, सिर्फ और सिर्फ उतने ही लिखते जाओ। पूरा का पूरा मत लिखो, मैं एक एक शब्द को मत लिखो। ये सारे शब्द बाकी शब्द सुने होंगे, लेकिन जो शब्द नहीं सुना है उस शब्द को लिखो और उसका डेफिनेशन लिख लो। तो नोट्स बनाना जरूरी होता है और रिवाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जो भी शेड्यूल बनाओ सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का, उसमें रात में 9 से 10 बजे तक के लिए आपकी पढ़ाई का रिवीजन वाला शेड्यूल भी रख लेना कि आज दिन में मैंने ये पढ़ा है और इनके 10 पन्नों में इतने नोट्स बना लिए हैं। तो उसमें जो रिवाइज होता है वो आप शेड्यूल बना के रख लेना। हो सके तो अगले दिन शुरुआत में भी जो लास्ट डे में पूरा की पढ़ा है उसे सिर्फ 15 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करना। देखो शुरुआत में टाइम लगती है किसी सब्जेक्ट को पढ़ने हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा क्रैश कोर्स देखोगे, पूरा क्रैश कोर्स देख लिया 1.5 घंटे का, उसमें वो समझ में आ गया होगा। उसमें से आपने पहले शुरुआत में 10 पन्नों का नोट्स बनाए, ठीक है, एक बार रिवाइज किया तो आपको उसे 1 घंटा लगेगा। अब जब दूसरी बार रिवाइज करने जाओगे तो उसे आधा घंटा लगेगा और तीसरी बार रिवाइज करोगे तो सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, आप 15 मिनट में से कंप्लीट कर लोगे। तो ये चीज याद रखना, पहले आप रूटीन बना लेना पढ़ाई कैसे करें इसमें। दूसरा, आप उसके लिए धार मजबूत कर लेना कि मुझे कौन से टॉपिक पे कितना ज्यादा ध्यान देना है अभी, क्योंकि आरएस प्रीलिम्स है, बाकी मेंस के टाइम पे अलग देख लेंगे। प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैंने बता दिया पढ़ाई करने का 3-4 पॉइंट बताए। रूटीन बना लेना, धार मजबूत कर लेना और रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना। हाथ में कॉपी पेन लेके बैठना, जब भी पढ़ाई करो बिना कॉपी पेन लिए मत बैठना, ठीक है। आप जैसे कि मेरा कोई भी लेक्चर देख रहे हो और ऐसे ही मजे लेके हुए पढ़ रहे हो तो वो क्या है, उस समय तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में 2 दिन बाद उसे देखोगे तो आप भूल जाओगे। ऐसा किया करना, भले ही आप चाहो तो मेरा लेक्चर अगर आपको देखना है तो आप लेक्चर देख रहे हो उस समय भले ही नोट्स मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके अगर आपकी फास्ट राइटिंग है तो उसी समय नोट्स बना लो, नहीं बना रहे हो तो मेरे लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका नोट्स बना लेना। दूसरी बार भी अगर लेक्चर आप देखते हो तो 1.5 गुना स्पीड कर लेना यूट्यूब में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में 1 क्रॉस रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि स्लो में समझना चाहिए। दूसरी बार में स्पीड करो तो वो 1.5 क्रॉस कर लेना, यानी 1.5 गुना कर लेना। तो 1.5 गुना स्पीड करने से आपका टाइम भी कम लगेगा और उसे रिवाइज करने में भी आसानी होती है। मैं खुद अपने लेक्चर्स को मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारा डाटा मुझे भी याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ, मतलब कुछ समय के लिए याद रहा भूल जाता हूँ। तो मैं खुद अपने लेक्चर्स को जब भी टाइम मिलता है 2 क्रॉस स्पीड में, मेरी आदत हो गई है, मेरे माइंड में पता नहीं क्या सेटलमेंट हो गया है, मैं 2 गुना स्पीड में मेरे अपने लेक्चर्स को देख लेता हूँ। जैसे कि मुझे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का मन हो रहा है तो 1.5 घंटे का लेक्चर है मेरा, उसे 45 मिनट में 2 गुना स्पीड में करके मैं खुद देख लेता हूँ। मैं खुद देख चुका हूँ बहुत सारे लेक्चर्स को 2-2, 3-3 बार। तो उससे क्या होता है, मुझे खुद को रिवाइज हो जाते हैं और याद, जो मेन डाटा है वो याद भी हो जाता है, ठीक है। पहले भी याद था, लेकिन क्या है बीच बीच में अगर आप यूज नहीं करते हो उसे तो वो भूल जाते हो उसे।
तो जितना हो सके उतना रिवीजन करने को कोशिश करना, नोट्स बनाना और रिवाइज करना, बस ये याद करने का तरीका है। और कंसंट्रेशन लेवल जब हाई हो तभी पढ़ने में मजा आता है, यानी सुबह जब आप जाग के पढ़ते हो तब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और जो भी आप पढ़ोगे उसके याद रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उस समय माइंड जो है वो अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप कहीं घूम के आए हो, पार्टी करके आए हो और उसके बाद पढ़ने की कोशिश करते हो तो उस समय आपके माइंड में इस दुनियादारी की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही होंगी, तो आपका माइंड एक जगह पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है। तो उस समय के बजाय आप ऐसा समय चूज करें जिस समय आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट हो, यानी सोने के बाद जब आप जागते हो तो लगातार 3 घंटे सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का काम करो। सुबह करना है तो सुबह करो, हो सके तो अगर आप जॉब नहीं करते हो और आप दिन में सोने का टाइम मिल जाता है आपको, तो दिन में अगर 12 से 2 बजे तक सो लेते हो तो 2 बजे जागने के बाद में लगातार 6 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ो, तो वो जो 3-4 घंटे का जो टाइम है वो आपके जो भी आप पढ़ोगे उसके याद रहने के चांस ज्यादा रहेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्टर और याददाश्त बढ़ाने के कारक कुछ आपको बता देता हूँ। माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे खुद को बहुत सारे डाटा याद नहीं रहते, मैं सिर्फ रिवाइज करके याद करता हूँ। लेकिन माइंड वाली बात चल रही है तो माइंड के लिए आपको हेल्दी बॉडी चाहिए और हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहेगा। जब तक आपका हेल्दी माइंड नहीं है तब तक आप जो भी पढ़ोगे उसमें ना तो इंटरेस्ट आएगा ना ही याद रहेगा। तो आपका जो खाना होता है, खाना आप जो भी खाते हो, ये थोड़ा सा आपको और टॉपिक लगेगा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप जो खाना खाते हो वो आपकी पढ़ाई में मैटर करता है। खाना नॉर्मली अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार 3 पार्ट का होता है। एक होता है सात्विक खाना, एक होता है राजसिक खाना और एक होता है तामसिक खाना। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सात्विक खाना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, यानी आप गर्म चीज़ें ना खाओ। जो फास्ट फूड आते हैं पिज्ज़ा बर्गर वगैरह या चाय, गर्म चाय, वो यूज ना करो, क्योंकि आपको माइंड को कूल रखना है, कूल रख के ही पढ़ना है। तो राजसिक खाना खाना है तो उसमें जितना कम मिर्च हो, जितना कम नमक हो वो यूज करने की कोशिश करना। जितना हो सके खाना वो ठंडा खाने की कोशिश करना। ठंडा खाना खाना जितना हो सके। माइंड को जो ठंडा करने वाले सामान हो, बादाम वगैरह जैसे यूज कर सकते हो, आप बादाम खा सकते हो, ठीक है। दूध भी आप ठंडा पिए। उसके अलावा आप चाय वगैरह कम कर दें, अगर पीते हैं उनमें 5 बार या 6 बार ले रहे हैं, 1 बार आपके लिए चल जाएगा। चाय कम कर दें। उसके अलावा तली हुई चीज़ों का यूज कम करें। जो अब तेल वगैरह वो शायद ज़्यादा डालते हैं वो शायद वो कम यूज करें। फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, बर्गर पिज्ज़ा वगैरह कॉफ़ी वगैरह ये यूज ना करें। जितना हो सके ठंडा खाना खाने की कोशिश करें, तो वो आपको माइंड को कूल रखता है। और जब आपका माइंड कूल रहता है तो उसके बाद पढ़ने में जो आप भी पढ़ते। सात्विक खाना आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको इंटरनेट पे सात्विक खाना की एक लिस्ट मिल जाएगी, या बता दिया जाएगा कि ये खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा एक चीज़ और कि खाना जो खाते हो उसमें नॉर्मली 3 चीज आपके पास में होनी चाहिए। वैसे तो 5 पार्ट होते हैं नॉर्मली। एक होता है कार्बोहाइड्रेट जिसे फैट बोलते हैं, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है विटामिन। उसके अलावा वाटर होता है, मिनरल्स यानी खनिज होते हैं, और एक होता है फाइबर। ये 6 पॉइंट होते हैं, लेकिन 3 शुरुआती याद रखते हैं। पानी भी चौथा भी इंपॉर्टेंट है कि जितना पानी आप पियोगे उतना ही ज्यादा बेटर रहता है। गर्मियों में तो बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए। पहला पॉइंट बात कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट यानी फैट। ये एनर्जी का सोर्स होता है। आपके माइंड के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो उसका एनर्जी का सोर्स होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा फैट खाना खाते हो, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो, तो उससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका मोटापा बढ़ने के चांस रहेंगे। तो अगर आप फैट खा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी जरूरी है माइंड के लिए। लेकिन अगर ज्यादा फैट खा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत हेल्दी प्रोसेस करनी पड़ेगी, यानी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। योगा कर सकते हो या रनिंग कर सकते हो। जिम वगैरह ज्वाइन मत करो, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। योगा एंड आपका रनिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है। तो उससे क्या है, हेल्दी बॉडी रहेगी और हेल्दी माइंड रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए होता है। प्रोटीन जो होता है मसल बिल्डिंग के लिए होता है, मांसपेशियों में वृद्धि के लिए। तो प्रोटीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ाई के लिए, लेकिन आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए। दाल वगैरह जो होती है उनमें प्रोटीन मिलता है। फैट जो मिलता है या कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है घी में, दूध वगैरह मिलता है, तो दूध आप यूज कर सकते हो। जो माइंड की एनर्जी, माइंड में आप जितना भी पढ़ते हो तो उसमें माइंड में जो भी जितने भी सेल्स एक्टिव रहते हैं उनमें से एक सेल से दूसरे सेल्स में वो जाना, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होना। माइंड में भी पता नहीं कितने अनलिमिटेड जीबी का डाटा स्टोर हो सकता है। वहां पे भी इस तरीके से जो कंप्यूटर में होता है सारा काम चलता रहता है उस तरीके से। एक सेल से दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन भेजा जाना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चलते रहते हैं। तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। उस एनर्जी को स्टोर रखना, एनर्जी को रखने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स यूज करने पड़ेंगे। आप दूध वगैरह यूज कर सकते हो। उसके अलावा बादाम वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स की आप लिस्ट देख लेना, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। प्रोटीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बैलेंस डाइट रहनी चाहिए। उसके अलावा होता है विटामिन भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर विटामिन की कमी रह जाती है तो उससे आपको क्या होता है कि इंटरनेट पे सर्च कर लेना डाइट बैलेंस खाना या बैलेंस डाइट, तो आपको मिल जाएगा क्या क्या आपको खाना चाहिए। तो उससे माइंड के कूल रहने के चांस रहते हैं। ओके, एनवायरनमेंट चेंज कर लेना। आप जिस तरीके के लोगों के साथ में बैठते हो, जिस तरीके के लोगों से बात करते हो, वो एनवायरनमेंट चेंज कर लेना।
आप उस तरीके के एनवायरनमेंट में कनेक्ट हो जाओ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात की जाती हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हो जो आपकी टांग खिंचाई करते हो और बहुत सारी नेगेटिव बात करते हो, उनसे ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश मत करना। सोच में चेंज लेके आओ। कंसंट्रेशन के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं याददाश्त बढ़ाने के लिए। याददाश्त बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा एक एक्सरसाइज होता है कि आप कहीं पे भी कोई भी एक मूर्ति ले लीजिए, किसी भगवान की ले लीजिए या किसी की भी ले लीजिए, उसे कंटिन्यूअसली बिना पलकें झपकाए हुए कंटिन्यूअसली लगातार 5 मिनट तक देखने की कोशिश कीजिए, उसी उसी पे फोकस रखिए। तो ये आपको कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करता है, करने का काम करता है आपको। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप यूज कर सकते हो। बाकी हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में ही रहता है, तो आपकी हेल्दी बॉडी रहनी चाहिए। आपके शरीर में कोई बीमारी है तो फिर आपको पढ़ने पे उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, हेल्थ आपका रहना जरूरी चाहिए। अब 2 पॉइंट आते हैं, सेल्फ कंट्रोल एंड विनिंग द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल कर लेना। अभी तक आपकी जितनी भी एक्टिविटीज चल रही हैं वो रैंडम चल रही हैं। आपको नहीं पता कि कल मुझे क्या करना है, परसों मुझे क्या करना है। जो समय आएगा जैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन इतना याद रखना, आपको वर्ल्ड को जीतना है, विनिंग द वर्ल्ड करना है, आपको जो अपना उद्देश्य है उसे प्राप्त करना है, तो आपको अपने आप को सेल्फ करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि मुझे इस तरीके का खाना नहीं खाना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे इस समय पे पढ़ाई करनी है, मुझे इस समय पे जागना है। कुछ रूल्स फिक्स करने पड़ेंगे और उन रूल्स को फॉलो करना ही सेल्फ कंट्रोल होता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आपने जो रूल्स बनाए हैं उनमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। कि आपको 5 बजे जगना है तो आपका सेल्फ कंट्रोल इस तरीके से होना चाहिए, माइंड पे कंट्रोल इस तरीके से होना चाहिए, आप खुद से ही 5 बजे से 10 मिनट पहले जाग जाना चाहिए। ये सेल्फ कंट्रोल होता है। आज आप किसी शादी में चले गए, आपको खाना अच्छा लगता है कि यार बहुत सारा खाना खाना, मतलब आपको इंटरेस्ट होता है रसगुल्ला खाने में, गुलाब जामुन, बहुत सारा तीखा खाने में। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि खाना कंट्रोल रखें, तो उस समय जाने पर ऐसा नहीं कि यार आज अच्छा खाना मिल गया, जितना जो मिल जाए वो खा लें। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। आप शादी में भी जा रहे हो या किसी भी पार्टी में जा रहे हो, जो आपने डाइट का रूल बनाया हुआ है वो डाइट का रूल बना रहना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए आपको। जब आप सेल्फ कंट्रोल रहना सीख जाओगे उसके बाद दुनिया को जीत सकते हो, आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सीधा सीधा सा बात है, अगर आपने अपने आप को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, तो आपको दुनिया में कोई भी कहीं भी किसी काम में आपको कोई नहीं रोक सकता। मेन चीज होती है सेल्फ कंट्रोल। अपने आप को कंट्रोल कर लो, उसके बाद दुनिया में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सारे पॉइंट बता दी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टडी का मतलब क्या होता है। स्टडी का मतलब होता है जो आपको विमुक्ति दिलाए, यानी मोक्ष की प्राप्ति कराए, पीस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति, खुशी और समृद्धि। ये इसके लिए जिंदगी का अंतिम उद्देश्य मैं बता चुका था। पढ़ाई क्या करें ये भी बताया था। पढ़ाई जो आपको अच्छा लगे। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता किताबें पढ़ना, पढ़ाई का मतलब होता है जिंदगी में लर्निंग्स होते हैं। ट्रैवलिंग से भी बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं। मैं खुद बताता हूँ, राजस्थान का हिस्ट्री मैंने बहुत सारी जगह जगह घूम घूम के पढ़ाई की थी। बुक्स में मैंने बहुत कम पढ़ा। जैसे बीकानेर का इतिहास पढ़ना है या बीकानेर के दौर के बारे में समझना है तो मैं बीकानेर जाके वहाँ की वीडियो बनाई और थोड़ा बहुत समझा। पढ़ाई का मतलब है लर्निंग्स। ओल्ड टाइम में जो लर्निंग्स हैं या सबक हैं वो आपको ग्रहण करने और फ्यूचर को ब्राइट बनाना, ये होता है पढ़ाई का मतलब। ठीक है, उसके बाद में पढ़ाई करने क्या करें, ये आपने सोच लिया कि मुझे क्रिकेटर बनना है या फुटबॉलर बनना है, आरएस बनना है, आईएएस बनना है, क्लर्क बनना है, जो भी आपको बनना है वो आपने ड्रीम रख लिया और नीचे की साइड में आपके पास रियलिटी है, वास्तविकता। बिल्कुल आप लो लेवल पे हो, ड्रीम बहुत हाई लेवल का है। तो इसे गैप को बढ़ने के लिए आपको हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने के बीच में क्या आता है कि आपने ड्रीम हायर रख लिया तो लोग आपका ध्यान भटकाने के लिए आएंगे कि लोग क्या कहेंगे, इस वाली चीज पे आएंगे। तो लोगों की बिल्कुल टेंशन नहीं लेते हैं, लोगों की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। लोगों का काम है कहना, जिसकी पारिवारिक समस्या नहीं हो, तो प्यार, दुनियादारी, इन सारी चीजों से आप आउट हो जाइए। उसके अलावा पढ़ाई कैसे करें इसका मैंने तरीका बता दिया। फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपको डेली रूटीन बना लेना है अगले आने वाले 1 दिन का। 1 दिन का ही नहीं, कोशिश करो 2 दिन का, कोशिश करो 7 दिन का, कम से कम 7 दिन का तो आप डेली प्लान बनाए। तो पढ़ाई कैसे करें, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपको रूटीन बना लेना है। रूटीन बनाने के साथ साथ में धार को मजबूत कर लेना है, धार को मजबूत कर लेना है और आपको खाना पीना चेंज कर लेना है। इस तरीके से आपको याददाश्त बढ़ने में और ऐसा टाइम स्लॉट बनाना है जिस समय आपकी एकाग्रचित्ता ज्यादा रहती हो। तो याददाश्त बढ़ाने के कारक मैंने बताए थे, खाना अपना बैलेंस रखना, हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी में रहता है, तो हेल्दी बॉडी बनाना, यानी उसके लिए आप थोड़ा बहुत रनिंग भी कर सकते हो और थोड़ा बहुत आप चाहो तो योगा भी कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट अपना चेंज कर लेना, आप जैसे लोगों के साथ में रहते हो उस एनवायरनमेंट को चेंज कर लेना। ठीक है, उसके बाद में सेल्फ कंट्रोल सबसे मेन मैनेजमेंट बताया था। और आपका जो मोटिवेशन है वो पर्सनल होना चाहिए, किसी दूसरे के कहने वाला मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि मेरे पिताजी ने ये कहा आरएस बन जा, मेरे भाई ने ये कहा आरएस बन जा, या उसने आरएस बन गया तो उसके पास में गाड़ी थी, उसको दहेज में 50 लाख रुपए मिल गए, उसकी शादी बहुत अच्छे जोधपुर के हायर होटल में हुई थी। तो ऐसे मोटिवेशन मत रखना। इस तरीके के मोटिवेशन रखने वाले लोग आगे जाके कुछ नहीं रहते, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दहेज लेने का आपका प्लान है या आपका
ऐसा प्लान है कि गाड़ी होगा, बंगला होगा, लोगों को बेरौब जमाएंगे, इस तरीके के आगे जाके कभी भी खुश नहीं रहते। आपका इनर मोटिवेशन रहना चाहिए कि मैं आरएस बन रहा हूँ तो आपके समाज में क्या चेंज लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेल्फ कंट्रोल और ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, मोटिवेशन वाली बात भी समझ में आ गई होगी, याददाश्त बढ़ाने वाला तरीका भी समझ में आ गया होगा, खाना चेंज करना, एनवायरनमेंट चेंज करना और टाइम उस तरीके का स्लॉट चेंज करना जिस समय आपका माइंड जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, यानी सोने के बाद जब आते हो तो आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है।